मूवी के स्टार्ट होते ही इराक की एक सिटी हाटरा को दिखाया जाता है। वहां पर विभिन्न चीजों की खोज के लिए खुदाई हो रही होती है। वहां पर एक फादर मेरिन को दिखाया जाता है। मेरिन भी बाकी लोगों के साथ खुदाई कर रहे होते हैं और तब उन्हें एक एम्यूलेट या ताबीज मिलता है और वह ताबीज शैतान पजूजू का होता है। पजूजू असल में एक बहुत पावरफुल शैतान है जो गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन लाता है और बारिश के दिनों में टिड्डियों का बहुत बड़ा तूफान लेकर आता है। ये टिड्डियां लाखों की तादाद में होती हैं और ये सारी टिड्डियां फसलों पर हमला करके उन्हें तबाह कर देती हैं। इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, यानी खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं और सबसे बुरा नतीजा ये होता है कि गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ में ये भी बता दूं कि पजूजू का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसका नाम लमैस्तु है। लमैस्तु कोई और नहीं बल्कि वो भी एक शैतान है और लमैस्तु जो बुरा काम करता है वो ये है कि वो मदर और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों को उनकी मदर से छीन लेता है और फिर उनका खून पी लेता है। इसीलिए लोग पजूजू का सहारा लेते हुए मां और उनके बच्चों को लमैस्तु से दूर रखते हैं। भले ही पजूजू भी एक शैतान है, लेकिन लोग उसे हिफाजत के लिए यूज करते हैं और उसका सहारा लेते हैं क्योंकि वह दूसरे शैतान लमैस्तु से उन्हें बचा कर रखता है। फिर फादर मेरिन को दिखाया जाता है जो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें पजूजू का स्टैच्यू मिलता है और वहां पर 2 डॉग भी होते हैं जो उस वक्त आपस में लड़ रहे होते हैं। यह इस बात का इशारा कर रहा होता है कि 2 शैतान आपस में लड़ रहे हैं, यानी पजूजू और लमैस्तु। इसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है और वहां पर क्रिस मैकनील को दिखाया जाता है जो मूवी में एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है और अपने डायरेक्टर की मूवी जो स्टूडेंट्स के ऊपर बनाई गई है उसमें काम कर रही होती है। क्रिस की एक 12 साल की बेटी रीगन होती है। क्रिस एक फेमस एक्ट्रेस होती है जिसके पास शोहरत, दौलत, दुनिया की हर चीज होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों मां और बेटी एक दूसरे के साथ होते हैं। क्रिस को अपने बेटी के टॉयज में एक ओइजा बोर्ड मिलता है। क्रिस अपनी बेटी से उस बोर्ड के बारे में पूछती है जिस पर वो जवाब देती है कि मैं अक्सर ये खेलती हूं। क्रिस उसे यह कहती है कि ये गेम अकेले खेलने वाली नहीं है, पर वो जवाब देती है कि मैं इस गेम को अकेले नहीं खेलती, मेरे साथ कैप्टन हॉडी भी इस गेम को खेलता है। क्रिस उससे कहती है कि चलो अब हम दोनों खेलते हैं और तुम मुझे बताना इसे कैसे खेला जाता है। जब वो खेलने के लिए उस बोर्ड के पास जाते हैं तो वो खुद ब खुद उनसे दूर चला जाता है। इस चीज को क्रिस मजाक में लेती है और मजाक में अपनी बेटी से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ ओइजा बोर्ड नहीं खेलना चाहती। उसकी बेटी उसे जवाब देती है कि मैं नहीं, कैप्टन हॉडी ये चाहते हैं कि तुम इस गेम को ना खेलो। क्रिस इस बात को सीरियस नहीं लेती और मजाक समझती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिस सो रही होती है। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है। तब वो जाग जाती है। क्रिस देखती है कि उसकी बेटी भी उसके साथ सो रही थी, जिसके वजह से वो उससे पूछती है कि तुम यहां क्यों सो रही हो। उसकी बेटी जवाब देती है कि मेरा बेड हिल रहा था, जिसके वजह से मेरा वहां सोना मुश्किल हो रहा था। क्रिस उसके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। क्रिस को लेफ्ट रूम से कुछ आवाजें आती हैं और ये आवाजें वो पहले भी सुनती रहती थीं। वो अपर फ्लोर पर जाकर देखती है, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। दूसरे दिन क्रिस रीगन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है तब वह डॉक्टर के साथ बहुत मिसबिहेव करती है और उसे काफी बुरा भला कहती है। डॉक्टर क्रिस को बताता है कि उसकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गई है। इसके वजह से उसका टोन हाइपर हो गया है और अब उसे ज्यादा गुस्सा आता है। आगे जाकर यह चीज डिप्रेशन में बदल सकती है। यह सुनकर क्रिस डॉक्टर को बताती है कि उसकी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि रीगन के फादर उसके साथ नहीं रहते और न ही उन्होंने इसके साथ कभी कांटेक्ट किया। शायद यही वजह हो सकती है
कि वो टेंशन में है। इसके बाद फादर कैरिश को दिखाया जाता है। फादर कैरिश के मदर को उसका भाई कोई मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और उसको लेकर उसकी मदर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसकी मदर एक बूढ़ी औरत होती है जिनका पांव फ्रैक्चर होता है और वो किसी भी डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट नहीं करने दे रही थी और उन्हें यहां एडमिट करवाने की वजह भी यही होती है। फादर कैरिश ये चाहते थे कि अपनी मदर को इस हॉस्पिटल से निकालकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाए, लेकिन वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उनकी मदर की डेथ हो जाती है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है और पार्टी के दौरान उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। वहां पर मौजूद एक गेस्ट से कहती है कि उसकी डेथ इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर में होगी और उसके बाद वो वहीं खड़ी खड़ी यूरिन कर देती है। वो सब कुछ देखकर वहां के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिस रीगन को नहलाकर उसे उसके बेड पर लिटाकर जैसे ही वापस आती है तो उसके जाते ही उसका बेड जोर से हिलना शुरू कर देता है, जिस पर रीगन काफी चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस भी ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्रिस उसे दोबारा से डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर फिर उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करते हैं और उसे बहुत सारे तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई भी बीमारी नहीं होती है। दिन ब दिन रीगन की तकलीफ में इजाफा हो रहा था और अब तो कोई उसे उठाकर हवा में उछालकर फेंक देता था और उस वक्त रीगन बस यही चिल्ला रही होती है कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती। देखते ही देखते रीगन पोसेस्ड हो जाती है और डॉक्टर के भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो उसे नींद का इंजेक्शन देकर गहरी नींद सुला देता है। जब घर वापस आती है तब उसे पता चलता है कि उसके डायरेक्टर बर्क छत से गिरकर मर गए और उस वक्त बर्क रीगन के साथ ही होता है। वो इसलिए होता है ताकि रीगन अकेली ना रहे। रीगन बिल्कुल उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, जो कि बहुत अजीब तरीके से, और इसी दौरान उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। क्रिस उसे देखकर घबरा जाती है और साइकाइट्रिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्योंकि उसके ऊपर वो पहले ही बहुत सारे टेस्ट कर चुके होते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके टेस्ट में भी कोई बीमारी नहीं आई। सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। इसलिए सब मिलकर क्रिस को मशवरा देते हैं कि वो जादू टोने वालों के पास जाएं और उसका एग्जॉर्सिज्म करवाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस से मिलने विलियम आते हैं, जो बर्क का केस हैंडल कर रहे होते हैं। वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि बर्क की डेथ में बहुत सारे अजीब चीजें भी हुई थीं। वो बिल्कुल सही सही बताती हैं कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ टर्न हो गई थी और ये इस बात का सिंबल था कि उसे किसी शैतान ने ही मारा है। विलियम के वहां से जाने के बाद रीगन के रूम से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। क्रिस जब उसके रूम में जाकर देखती है तो वह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को बहुत ज्यादा जख्मी कर लिया है और वो मुसलसल खुद को बहुत ज्यादा जख्मी की जा रही थी। और जैसे ही क्रिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। इतने ही देर में उसकी सर्वेंट भी वहां पर पहुंच जाती है और तभी वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां पर रखा हुआ एक सोफा खुद ब खुद मूव होकर दरवाजे के पास आता है और उसे मजबूती से बंद कर देता है और रूम में रखी हुई अलमारी भी खुद ब खुद मूव होकर क्रिस पर गिरने लगती है। लेकिन ठीक वक्त पर क्रिस वहां से हट जाती है और खुद को बचा लेती है। उसी वक्त उसकी बेटी अपना सर पूरी तरह टर्न करके पीछे कर लेती है, जो बहुत अजीब चीज थी। ये नॉर्मल बात नहीं थी। फिर रीगन बर्क की आवाज में क्रिस को कहती है कि देखो तुम्हारी कैरेक्टर लेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर क्रिस फौरन समझ जाती है कि बर्क को भी उसी शैतान ने ही मारा है और रीगन पर किसी शैतान का बहुत बुरा साया है। और रियलिटी भी यही होती है कि रीगन को
किसी शैतान ने पोजेस्ड कर लिया होता है। क्रिस को इस बात का पता चल जाता है और वो फादर कैरिश से मिलती है और रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उसकी बेटी पर एक्सॉर्सिज्म करे। लेकिन फादर तो पहले उस बात के लिए मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। जब फादर कैरिश रीगन के पास जाते हैं, उस वक्त वो शैतान बुरी तरह रीगन के ऊपर हावी हो चुका होता है और रीगन का शैतान उसकी मदर के डेथ के बारे में उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वो सोचता है कि रीगन को मेरी मदर के डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और फिर भी उसने सब सही बताया है, तो उसे यकीन हो जाता है कि क्रिस बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन यहां पर मसला यह था कि एग्जॉर्सिज्म के लिए चर्च से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए चर्च को यह प्रूफ देना होता है कि जिसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने वाले हैं उसके ऊपर सच में ही किसी शैतान का साया है। रीगन के बॉडी पर यह भी लिखा होता है हेल। रीगन के कुछ बातों का कैप्चर होना और क्रिस का फादर कैरिश को यह बताना कि बर्क की डेथ भी ऐसे ही हुई है, ये जानते ही फादर कैरिश को इस बात पर मुकम्मल यकीन हो जाता है कि वाकई में रीगन को किसी शैतान ने पोजेस्ड कर लिया है। फादर कैरिश रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं और उस रिकॉर्डिंग में वो फादर मेरिन का भी नाम ले रही होती हैं। दूसरी तरफ फादर कैरिश चर्च से एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च उनके साथ किसी एक्सपीरियंस्ड फादर, यानी जिन्होंने पहले भी एक्सॉर्सिज्म किया हो, उन्हें साथ भेजने का डिसीजन लेते हैं। यहां पर चर्च फादर कैरिश के साथ फादर मेरिन को ही भेजते हैं। फादर मेरिन जब उन लोगों के घर पर जाते हैं तब उन्हें रीगन की चीखने की बहुत भयानक आवाजें आती हैं। फादर मेरिन फादर कैरिश को कहते हैं कि उन्हें तुरंत ही एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर उनका एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, रीगन बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चीखते हुए फादर कैरिश और अपनी मदर क्रिश को बुरी तरह एब्यूज करती है। इसके साथ ही उसका बेड बुरी तरह मूव करना शुरू कर देता है और उनकी नजरों के सामने ही खुद ब खुद बेड उठकर हवा में चला जाता है। लेकिन वे एक्सॉर्सिज्म को नहीं रोकते, वो कंटिन्यू ही रखते हैं और उसका बेड भी नीचे आ जाता है। अब वो शैतान अपनी शैतानी ताकत से चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। फादर मेरिन को भी एब्यूज किया जाता है और रीगन की हाथ की सारी पट्टियां खुल जाती हैं और रीगन हवा में उड़ जाती है। दोनों फादर्स बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर अपना कंट्रोल करके उसे नॉर्मल करते हैं। इसी दौरान फादर मेरिन को शैतान पजूजू का साया नजर आता है और यहां पर फादर कैरिश शैतान की बातों से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो शैतान उसकी मदर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल उसे ही बोल रहा था। इसके बाद फादर कैरिश एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो उस शैतान के पास जाते हैं, वो उन्हीं के मदर की वॉइस में बोलता है और उन्हें ही ब्लेम करता है कि उनकी मदर को उन्होंने ही मारा। और उसी दौरान फादर कैरिश अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। फादर मेरिन तब उनको कहते हैं कि वो अभी फिलहाल यहां से बाहर चले जाएं और फादर मेरिन अकेले ही एक्सॉर्सिज्म पूरा करने लगते हैं। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद फादर कैरिश दोबारा रूम में आते हैं। तब वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस शैतान ने फादर मेरिन को भी मार डाला। यह देखकर फादर कैरिश को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शैतान को कहते हैं कि वो रीगन को छोड़कर उनकी बॉडी में आ जाए, और वो शैतान ऐसा ही करता है। वो रीगन की बॉडी को छोड़कर फादर कैरिश की बॉडी में चला जाता है। तभी फादर कैरिश उस शैतान के मिशन को रोकने के लिए अपनी जिंदगी को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं और उस रूम की खिड़की से ही कूद जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। तभी फादर कैरिश के दोस्त भी वहां आ जाते हैं और उनकी इस दुनिया को छोड़ जाने में उनकी हेल्प करते हैं। रीगन बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाती है और वो सब कुछ भूल जाती है। उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं रहती। कुछ दिन गुजर जाने बाद रीगन अपने मदर के साथ इस जगह को छोड़कर चली जाती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।